गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमें आज क्या देखना था, फेट ऑफ पायरुवेट देखना था। पायरुविक एसिड का कैसे ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी जो शुरुआत होती है ग्लूकोज से होती है। ग्लूकोज जो है हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। अभी ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनता है हमारा, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड का बनना, ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। कहाँ होती है ये, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर ये प्रोसेस पूरी की पूरी चलती है। ठीक है। ग्लूकोज से पायरुवेट का बनना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, अगर ये पायरुवेट एसिड जो होता है हमारा, इस पायरुवेट का 3 कार्बन के मॉलिक्यूल का अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में, अगर ये प्रोसेस आगे चलती है ऑक्सीजन की अब्सेंस में, किसके अंदर चलेगी, ईस्ट के अंदर अगर चलती है तो क्या बनेगा, पायरुवेट एसिड से अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनेगा, एक तो एथेनॉल बनेगा जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। और अगर ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है, ऑक्सीजन की थोड़ी कमी है हमारी मसल्स के अंदर, और वहाँ पर पायरुवेट एसिड जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, आगे प्रोसेस होगी, तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। एक क्या बन रहा है हमारा, लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज हो रही है। अभी लैक्टिक एसिड कहाँ बन रहा है, मसल्स में, हमारी मसल्स के अंदर बन रहा है। ठीक है। और कब बन रहा है मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन की कमी है ना, लैक ऑफ ऑक्सीजन में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पायरुवेट से लैक्टिक एसिड बन रहा है और कुछ मात्रा में एनर्जी रिलीज हो रही है। अब ये जो लैक्टिक एसिड है कितने कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये याद रखना है आपको। दूसरा देखो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये पायरुवेट एसिड जो है हमारा, पायरुवेट है, उसका ऑक्सीडेशन आगे हो रहा है तो क्या क्या बन रहा है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुवेट एसिड से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी। और ये सब कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा और वाटर और एनर्जी कहाँ रिलीज हो रही है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो सेल के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, O2 की प्रेजेंस में, और बन क्या रहा है, CO2 और वाटर का मॉलिक्यूल प्लस एनर्जी। ठीक है। इसके बाद देखो फर्मेंटेशन, और फर्मेंटेशन जो होता है वो भी 2 तरह का होता है फर्मेंटेशन। एक है हमारा एल्कोहल फर्मेंटेशन, दूसरा है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं एल्कोहल फर्मेंटेशन। एल्कोहल फर्मेंटेशन जो है हमारा ईस्ट के अंदर होता है। ठीक है, किसके अंदर होता है, ईस्ट के अंदर होता है। और इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है, ये पायरुविक एसिड किस में चेंज हो जाता है, एथेनॉल में, और CO2 प्लस ATP रिलीज होती है हमारी। तो याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि ईस्ट के अंदर अगर फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है तो पायरुविक एसिड किस में चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड बदल जाता है हमारा एल्कोहल में, और साथ साथ CO2 रिलीज होती है और हमको एनर्जी के रूप में 2 ATP हमको मिलते हैं। दूसरा, लैक्टिक एसिड के अंदर अगर फर्मेंटेशन होता है, मतलब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड क्या है, एक प्रोडक्ट है ये। ठीक है। और लैक्टिक एसिड किसके अंदर बनेगा, फर्मेंटेशन के दौरान, फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होगी उसके रिजल्ट में लैक्टिक एसिड बनेगा, किसके अंदर, कुछ बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस चलेगी। तो क्या होगा, पायरुविक एसिड जो है हमारा, ये लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में, ठीक है, एंजाइम आपको याद रखने हैं क्योंकि एंजाइम की प्रेजेंस में ही जो हमारा सबस्ट्रेट होता है नया प्रोडक्ट बनाता है। तो पायरुविक एसिड किस में चेंज हो रहा है, लैक्टिक एसिड में, साथ साथ 2 ATP भी हमको मिल रहे हैं। ये किसके अंदर होगा, बैक्टीरियाज के अंदर। ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे नोट दिया हुआ है, नोट क्या दिया हुआ है कि जो लैक्टिक एसिड होता है हमारा, वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा हमारे एनिमल्स की मसल्स के अंदर, है ना। जब भी हम एक्सरसाइज वगैरह करेंगे तो हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो होगा वो बनेगा, किस दौरान, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, एक तो ये चीज़ याद रखनी है आपको। दूसरा, फर्मेंटेशन जब भी होता है तो ग्लूकोज केवल 7% एनर्जी ही अपनी रिलीज़ कर पाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज़ नहीं कर पाता है। दूसरा,
जब भी फर्मेंटेशन होता है हमारा, तो फर्मेंटेशन के रिजल्ट में क्या होता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते हैं। अल्कोहलिक प्रोडक्ट के अंदर यानी अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है, 13% होती है। ठीक है, फर्मेंटेशन होता है किसके द्वारा, ईस्ट के द्वारा। ईस्ट जो हमारा बैक्टीरिया है वो क्या करता है, फर्मेंटेशन वाली प्रोसेस को स्टार्ट करता है और फर्मेंटेशन के रिजल्ट में क्या बनता है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते हैं। उस अल्कोहलिक प्रोडक्ट के अंदर जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन होता है वो कितना पाया जाता है, 13% पाया जाता है वो। इससे ज़्यादा हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस के द्वारा जो अल्कोहलिक अमाउंट है उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर हम 13% से ज़्यादा वाला कंसंट्रेशन, मतलब 13% से ज़्यादा अगर अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा जो ईस्ट है ना, वो ईस्ट क्या करेगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा हमारा ईस्ट। और ये जो ईस्ट है ये मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाना ईस्ट के लिए पॉइजन की तरह काम करेगा और हमारा ईस्ट वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ईस्ट की डेथ हो जाएगी। और ईस्ट की जब डेथ हो जाएगी तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को करेगा कौन, इसीलिए फर्मेंटेशन के द्वारा जो हम अल्कोहलिक प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर जो अल्कोहलिक अमाउंट होगा वो 13% से ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। इससे ज़्यादा अगर हम करेंगे तो हमारा ईस्ट क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और ईस्ट अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो केवल हम फर्मेंटेशन के द्वारा जो अल्कोहल बनाएंगे, जो एथिल अल्कोहल बनाएंगे, उसमें अल्कोहलिक जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 13% होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि दूसरे जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं जैसे विस्की होते हैं, वाइन होते हैं, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा मतलब उसमें अल्कोहल का जो लेवल होता है वो कम होता है कि ज़्यादा होता है। उनमें अल्कोहल का लेवल 13% से तो ज़्यादा ही होता है। 13% जो अल्कोहल का कंसंट्रेशन है वो पाया जाता है हमारी बियर वगैरह के अंदर। इसीलिए तो बियर वगैरह को उस श्रेणी में नहीं मानते क्योंकि वो कम नशीली पदार्थ होती है। ठीक है, तो फिर किस तरीके से जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट है मतलब अल्कोहल का जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रोसेस से बढ़ाया जा सकता है, तो एक होता है डिस्टिलेशन की प्रोसेस। डिस्टिलेशन की प्रोसेस के द्वारा हम ये जो 13% है ना, 13% क्या है, अल्कोहलिक अमाउंट, उसको हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 13% से ज़्यादा कर सकते हैं। तभी तो ये विस्की वाइन वगैरह जो होती है इनमें जो अल्कोहलिक कंसंट्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए ये प्राइस में भी कॉस्टली होती है। ठीक है, यहाँ तक होगी हमारे क्लियर। तो यहाँ तक ग्लाइकोलाइसिस हमारा हो गया था। उसके बाद में देखो क्रेब्स साइकिल हमको पढ़ना है जो कि मेजर टॉपिक है हमारा। ठीक है, तो ये जो क्रेब्स साइकिल होता है उसमें होता क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इसमें क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पूछे कि कहाँ होता है, तो ये पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा पायरुवेट होता है ना, उस पायरुवेट का आगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। साथ साथ एसिटाइल कोएंजाइम जो होता है वो इसके साथ बाइंड हो जाता है और नया प्रोडक्ट यानी सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ और यहाँ पे एक रिएक्शन के रूप में भी लिखी हुई है, जिसे देखें। ये है हमारा पायरुविक एसिड और पायरुविक एसिड से क्या मिलेगा, पायरुविक एसिड से मिलेगा हमारा एसिटाइल कोएंजाइम। ये बना एसिटाइल कोएंजाइम। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम और ये क्या है, NAD+। NAD+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी के फॉर्म में, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा और पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम हमारा बन जाएगा। साथ साथ CO2 रिलीज होगी और ये क्या होगा, NAD से NADH एनर्जी जो हाई एनर्जी है वो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही ये जो पायरुविक एसिड कोएंजाइम वाली रिएक्शन है ना, इसको अलग से लिंक रिएक्शन भी कहा जाता है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की एक कड़ी के रूप में अपनी परफॉर्मेंस देती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्रेब्स साइकिल जो होता है हमारा, जैसे कि मतलब ग्लाइकोलाइसिस हो गया,
ग्लाइकोलाइसिस के बाद में उस लिंक रिएक्शन को हमारी बुक में भी नहीं बताया हुआ है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के बाद में ग्लाइकोलाइसिस तक 8 एटीपी हमारे बन गए थे। उसके बाद आएगा हमारा क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बन रहे थे? 24 बन रहे थे, लेकिन कहीं कहीं पर कितने लिखे जाते हैं? 30 एटीपी। तो अभी 30 और 8 कितने हो जाएंगे? 38 हो जाएंगे, है ना। और अगर हम ऐसे काउंट करते हैं 24 और 8, तो यहाँ पे तो क्या होगा? हमारे एटीपी कम पड़ गए, 38 एटीपी नहीं हुए हमारे, है ना, क्योंकि इस बीच में क्या होता है? लिंक रिएक्शन में जो 6 एटीपी बनते हैं उनको भी काउंट किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया हुआ है? क्रेब्स साइकिल में उस लिंक रिएक्शन को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। और ये हमारा क्रेब्स साइकिल है, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो ये पायरुवेट एसिड जो कि 3 कार्बन का होता है, ये एसिटाइल कोएंजाइम है हमारा जो कि 2 कार्बन का होता है। अब ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम का बनना, ये लिंक रिएक्शन कहलाती है। इस बीच में क्या होते हैं? 2 NADH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि 6 एटीपी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो अब जैसे एसिटाइल कोएंजाइम हमारा एंटर करता है क्रेब्स साइकिल के मैट्रिक्स के अंदर, किसके अंदर? क्रेब्स साइकिल ये हमारा चल रहा है, कहाँ चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये मैट्रिक्स के अंदर ये क्या है? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो कि 4 कार्बन का है। ये 4 कार्बन का और ये 2 कार्बन का आपस में मिलेंगे और 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को बना देंगे, यानी कि सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे, ठीक है। तो ये पहली स्टेप है। और क्या बन गया? पहला जो प्रोडक्ट बना हमारा, सिट्रिक एसिड हमारा बन गया। फिर यहाँ पर क्या होता है? सिट्रिक एसिड से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, साथ साथ यहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ पर एक NADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कि कितने एटीपी के बराबर? 3 एटीपी के बराबर है। तो फिर अगला जो प्रोडक्ट होगा, जब एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो अगला प्रोडक्ट जो होगा हमारा क्या बनेगा? अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। फिर इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल से एक CO2 का मॉलिक्यूल फिर से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर एक NADH, एक हाई एनर्जी जो करेंसी है हमारी, उसका फिर से फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे देखो बताया हुआ है कि ADP से एक ATP का फॉर्मेशन होता है। ये ATP किसके बराबर है? GTP के बराबर है। बुक में हमारे GTP भी लिखा हो और यहाँ पर कई जगह पर GTP लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। केवल एक ATP लिख लो, चाहे एक GTP लिख लो, दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। तो जैसे ही अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा? सक्सिनिक एसिड में, है ना। एक CO2 निकल गई तो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बचेगा और इस दौरान क्या होगा? एक तो NADH का फॉर्मेशन होगा और साथ में एक ATP का फॉर्मेशन होगा, चाहे यूँ कह लो कि एक GTP का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में जो हमारा सक्सिनिक एसिड है, सक्सिनिक एसिड से क्या बनेगा? इस सक्सिनिक एसिड से बन जाएगा मेलिक एसिड, और यहाँ पर किसी तरह की कोई CO2 का मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए सक्सिनिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है और मेलिक एसिड भी 4 कार्बन का मॉलिक्यूल है। लेकिन इस बीच में यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, FAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक FAD किसके बराबर होता है? 2 ATP के बराबर होता है। फिर आगे ये जो मैलिक एसिड है हमारा, फिर से ये मैलिक एसिड किस में इसका रीजनरेशन होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इस बीच में भी यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन होगा और वो एनर्जी किस रूप में होगी? NADH के रूप में होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ कितने NADH बने? एक तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। लेकिन इस बीच में भी बनते हैं ना, तो उसको भी यहाँ पर क्रेब्स साइकिल में मतलब इसको काउंट किया हुआ है, चाहे पहले कर लो या एक साथ कर लो, है ना। लेकिन आपके ATP का जो अमाउंट होगा वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक पायरुविक एसिड लिया था, अब देखो एक पायरुविक एसिड से कितने ATP बन रहे हैं? तो 3 तो NAD बने हमारे, 3 NADH बने, यानी कि 3 × 3, ठीक है, 3 के बराबर होता है, तो 9 तो ये हो गए, 2 FADH, 2 ये हो गए, ठीक है। 9 + 2 कितने हो गए? 11 और एक ATP कितने होंगे? 13, ठीक है। तो दोबारा से काउंट करो, 13 नहीं 12 होंगे। देखो कितने, दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 NAD, कितने? 3 NADH बने हमारे, ठीक है। तो 3 × 3 ये तो हो गए 9, ठीक है।
और FADH कितना बना, एक, ये कितने के बराबर है, 2 के, और एक ATP, एक ये, ठीक है, कितने हो गए, 9 और 1 10 और 2 12, ठीक है, सही है, 12, ठीक है। तो एक पायरुविक एसिड, जैसे एक पायरुविक एसिड क्रेब साइकिल के अंदर एंटर करता है तो उसके ऑक्सीडेशन में कितने ATP बन रहे हैं, कितने ATP मिल रहे हैं हमको, 12 ATP। लेकिन अगर ये दो मोलिक्यूल जाएंगे ना, क्योंकि 2 मोलिक्यूल बन रहे थे, तो कितने हो जाएंगे, 24 ATP, कितने हो जाएंगे, 24 ATP, है ना। और पायरुविक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में भी कितने बनते हैं, 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। 2 का मतलब कितने होंगे, 6, तो कितने होंगे ये 30, कितने होंगे 30, टोटल कितने होंगे, हम लिंक रिएक्शन को भी इसके अंदर काउंट कर रहे हैं, तो कितने होंगे 30 ATP होंगे। तो इस तरीके से ATP का जो कैलकुलेशन की जाती है। इसके बाद में देखो यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखी हुई है, यहाँ पे देखो एक इक्वेशन दी हुई है जिसके अंदर टोटल जो क्रेब्स साइकिल है हमारा, जिसको हम TCA साइकिल भी बोलते हैं, है ना, उसकी पूरी कंप्लीट कितने ATP बन रहे हैं, कितने NADP बन रहे हैं, कितने FADH बन रहे हैं, वो लिखा हुआ है, ठीक है। पायरुविक एसिड एंटर करता है ना, और कितने बनते हैं, देखो 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 4 NADH लिखा हुआ है, और एक सिंगल FADH लिखा हुआ है, और एक ATP लिखा हुआ है, साथ साथ CO2 रिलीज हो रही है ना। और ये सारी की सारी प्रोसेस कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रही है। तो देखो यहाँ पे 3 अभी अपन ने काउंट किया था, लेकिन यहाँ पे एक NADH और एक्स्ट्रा काउंट किया हुआ है लिंक रिएक्शन का, ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद है ETS साइकिल। ETS साइकिल जो हमारा है उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी उसको हम बोलते हैं। तो उसका देखो डायग्राम देखो, ETS साइकिल में क्या होता है कि इसके अंदर सबसे पहली बात तो कि ETS साइकिल हमारा चलता कहाँ है, ETS साइकिल हमारा चलता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होता है ये। अब इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर क्या होता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टाम बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये है वाली इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं इसमें, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स, ये थर्ड कॉम्प्लेक्स, ये फोर्थ, और ये 5th कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। तो इस तरीके से इस इनर मेम्ब्रेन में किसकी इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है ये। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ये कितने 5 टाइप के कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ETS साइकिल के दौरान क्या होता है, केवल 4 कॉम्प्लेक्स ही काम में यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है हमारा, यहाँ से NADH जो है हमारा वो एंटर करता है इसमें, ठीक है, एंटर करता है। तो ये किस में ब्रेक होता है, तो NAD प्लस में टूटता है, प्लस यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और 2 H प्लस रिलीज होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो हमारे इसके अंदर एंटर कर जाते हैं, एंटर करके ये बीच में जो साइटोक्रोम होते हैं उन एक साइटोक्रोम से दूसरे से तीसरे से करके ये पूरे जो हमारी इनर मेम्ब्रेन में जो 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, ट्रांसफर होते हैं ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। साथ साथ जो H प्लस है हमारे, H प्लस क्या होता है, अब ये वाला जो पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, मैट्रिक्स वाला पार्ट हो गया, ये हमारी इनर मेम्ब्रेन होगी, और इधर क्या है हमारी, ये आउटर मेम्ब्रेन है हमारी, और बीच में ये स्पेस है ना, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है यहाँ पर। तो इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हम देख रहे हैं हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन कैसा है, अब देखो ये जैसे यहाँ पे टूटा है NAD प्लस में, तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी टूटे और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ब्रेक हुए। तो इलेक्ट्रॉन तो चले गए इसके अंदर एंटर कर गए, और ये H प्लस जो थे इधर ही थे मैट्रिक्स वाले पार्ट में, लेकिन जैसे जैसे इसको एनर्जी चाहिए होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या आगे बढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो फिर ये H प्लस आयन प्रोटॉन के रूप में इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर कर जाते हैं, और मैट्रिक्स से ये स्पेस में चले जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से एनर्जी मिल जाती है और इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता रहता है। तो ये हम देख रहे हैं कि एक तो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट में से निकल कर गया दिखाया गया है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है, ये 3 दिखाए हुए हैं, और ये चौथे का जो है रास्ता है, देखो 3 तो क्या है आ रहे हैं, 3 तो क्या है आ रहे हैं H प्लस, और ये चौथा क्या है निकल रहा है, ये बताया हुआ है ना। तो देखो इस तरीके से H प्लस जो होते हैं इस मैट्रिक्स वाले पार्ट से इधर स्पेस वाले पार्ट में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इधर ये जो स्पेस वाला पार्ट है यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है हमारे, जो H प्लस आयन है हमारे, उसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है। जब इसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो अब भाई ज़्यादा हो जाता है तो फिर इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, यानी इसको वापस मैट्रिक्स वाले पार्ट में लेकर आएंगे। तो इसको मैट्रिक्स वाले पार्ट में लाने के लिए क्या करते हैं, जब देखो ये तो हो गया ETS साइकिल हमारा, ये तो ETS साइकिल हो गया है ना, इतना ही ETS साइकिल है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक टॉपिक दिया हुआ था टर्मिनल, ये एक टॉपिक दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन,
देखो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में हमारा जो 5th कॉम्प्लेक्स है ना वो काम आता है। देखो यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ भी है। इस डायग्राम में क्या है कि ये है इनर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। देखो इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये जो टॉपिक है ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उसको हम यहाँ समझ रहे हैं। देखो H+ आयन इधर आगे, काफ़ी सारे H+ आयन हो गए, H+ आयन का कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो गया। तो फिर इस इनर मेम्ब्रेन में, ये इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जिसमें 5th कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है हमारा। 5th कॉम्प्लेक्स का नाम है ATP सिंथेज। ठीक है, तो अब ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इसको क्या है बाहर निकल आए, क्योंकि अब इसका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा हो गया। तो अब ये ATP सिंथेज जो होता है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, एक F नोड और F1। ठीक है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो ये H+ से बाहर निकलने के लिए भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ पर एक ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलता है। जैसे ही मिलता है तो एनर्जी बनती है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है, ATP के फॉर्म में बनती है। ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में ATP जो बनता है एनर्जी के फॉर्म में बनता है, और H+ आयन जो होता है तुरंत अंदर से, इधर से मतलब स्पेस वाले पार्ट से इस मैट्रिक्स वाले पार्ट में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से तो क्या होता है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब तो आपको पता है ना, ATP का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेटिव लिखा हुआ है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम ATP का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, इसके अंदर जो 5th हमारा कॉम्प्लेक्स है, ये 5th कॉम्प्लेक्स है हमारा ATP सिंथेज, ये यूज़ में आता है या इसका अहम रोल होता है। अब ये जो 5th कॉम्प्लेक्स है हमारा ATP सिंथेज, ये इसके जो होते हैं 2 कंपोनेंट होते हैं इसके ये 2 कंपोनेंट है। ठीक है, एक तो F1 और F नोड, इसके 2 कंपोनेंट है ये। ठीक है, और ये आपस में स्टोक की सहायता से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये F नोड और ये F1, ये आपस में कनेक्टेड है स्टोक की सहायता से। ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन, ये इनर वाली। ठीक है, ये 2 मेम्ब्रेन है ना, तो ये इनर वाली मेम्ब्रेन, ये जिस पे ये प्रेजेंट है, ये आउटर मेम्ब्रेन, और ये स्पेस वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये स्पेस वाला पार्ट। अब क्या होता है, इधर स्पेस वाले पार्ट में ये हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो गया, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, निकलने के लिए इनको एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी किस रूप में, ATP के फॉर्म में ही होती है ना। प्लांट के पास तो ATP के फॉर्म में होती है, तो ATP बननी चाहिए यहाँ पर, या ATP यहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ATP यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पर ATP बनेगा। कैसे बनेगा, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जैसे ही मिलेंगे मैट्रिक्स के अंदर, तो ATP का फॉर्मेशन होगा। ATP का जैसे फॉर्मेशन होगा तो ये मोटर की तरह घूम जाएगा और H+ आयन अंदर से बाहर की ओर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या था हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पूरा बैलेंस शीट दी हुई है ATP की, कि कैसे, देखो ये ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP 2 NADH बनते हैं। क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 ATP और 8 NADH और 2 FADH बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा दिया हुआ है, इसको अच्छे से आप समझना, मैं बता भी चुकी हूँ आपको पहले। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखो ये हमारी बुक का डायग्राम है। अब देखो हमने देखा कि पायरुविक एसिड जो है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि पायरुविक एसिड जो होता है किससे बन रहा है, ग्लूकोज से बन रहा है ना। ऑक्सीडेटिव जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो पायरुविक एसिड बन रहा है ग्लूकोज से। तो क्या ग्लूकोज के अलावा किसी और चीज़ से पायरुविक एसिड नहीं बनेगा, क्या बनेगा। देखो ये डायग्राम हमको यही बता रहा है, ये है एम्फीबोलिक पाथवे। ये क्या है हमारा, ये कौन सा टॉपिक है, एम्फीबोलिक पाथवे है ये। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये फैट है, कार्बोहाइड्रेट है और ये प्रोटीन है हमारा। ठीक है, तो फैट्स जो होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बने हुए होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं सिंपल शुगर्स होती हैं। सिंपल शुगर्स में क्या होता है, ग्लूकोज। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या है हमारा, सिंपल शुगर से, और ग्लूकोज को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। और जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होता है, एमिनो एसिड के बने हुए होते हैं। ठीक है, एमिनो एसिड्स की बहुत सारी चेन मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो हमने तो अभी तक क्या पढ़ा है कि ग्लूकोज जो होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है, फिर ये आगे फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, जो कि 3-3 कार्बन के मॉलिक्यूल में टूट जाता है। एक ग्लाइकोलाइसिस के दौरान देखा था 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, एक तो कौन सा था, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट था, और दूसरा 3 कार्बन का मॉलिक्यूल कौन सा था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट था हमारा। और ये ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये भी आपस में क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे में चेंजेस होते रहते हैं।
ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, यानी कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल हो जाते हैं। और फिर ये आगे जब ग्लाइकोलाइसिस हमने देखा था कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ तक ठीक है। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम बन जाता है लिंक रिएक्शन के दौरान, और फिर एसिटाइल कोएंजाइम किस में एंटर कर जाता है, हमारे क्रेब साइकिल में। और क्रेब साइकिल में क्या क्या बनता है, फिर क्रेब साइकिल में हमारा 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड बनता है, जो कि कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का होता है ये, ठीक है। और क्रेब साइकिल के दौरान CO2 और H2 रिमूव होते हैं, और यहाँ पर आते आते हमारे ग्लूकोज का पूरी तरीके से कंप्लीटली ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो एक तो ये पायरुविक एसिड किस किस से बन सकते हैं, एक तो ये ग्लूकोज से बन ही रहे हैं, आप देख ही रहे हो डायग्राम के अंदर। दूसरा एमिनो एसिड से भी पायरुविक एसिड बनते हैं भी, है ना, एमिनो एसिड भी पायरुविक एसिड को बनाता है। दूसरा ये जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और साथ साथ इसके अलावा जो हमारे फैट्स होते हैं ना, ये फैट्स भी किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम का भी फॉर्मेशन करते हैं, और ये इनडायरेक्टली इस तरीके से क्रेब साइकिल में अपना रोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एम्फीबोलिक पाथवे था हमारा, ठीक है, जो कि इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बुक का डायग्राम में ये हमारा। इसके बाद हमारा ये जो लास्ट टॉपिक है इस बुक का, रेस्पायरेशन क्यूटेंट। रेस्पायरेशन क्यूटेंट क्या होता है, इसको RQ से डिनोट करते हैं हम, ठीक है, RQ से इसको लिखा जाता है, इसका सिंबल RQ है, और RQ की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी क्यूटेंट, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर सामने से, ठीक है, इसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन देख रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है O2 की प्रेजेंस में, जिससे क्या हो रहे हैं, CO2 के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, लेकिन कितने कितने 6 बन रहे हैं। तो देखो सिंपल भाषा में रेस्पिरेटरी क्यूटेंट क्या होता है, जितनी CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं ना, जितने हमको CO2 के मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं या बन रहे हैं, है ना, और जितने उसको बनाने में जितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल काम में आ रहे हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं आपस में। और जो डिवाइड करने के बाद जो आता है, जो हमारी जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू क्या कहलाती है, RQ कहलाती है। तो यहाँ पर देखो इस ग्लूकोज की एक सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कितने CO2 के मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 6 निकल रहे हैं, लिख दिया उसको हमने 6 CO2, ये तो निकल रहे हैं। और इस निकलने में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल काम आ रहे हैं, O2, 6 से 6 एक बार चला जाएगा तो एक कितना आएगा, सिंगल 1 आएगा। तो RQ का मान कितना हो गया, 1। किसके लिए हो गया, ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज के लिए हो गया ये RQ का मान 1 है। तो इस तरीके से किसी के लिए भी पूछे RQ की वैल्यू, है ना, इक्वेशन दी हुई होगी आपके सामने, और आप क्या करेंगे, RQ की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इस तरीके से RQ की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, किसी के लिए भी पूछे इक्वेशन देकर तो हम निकालेंगे। लेकिन देखो ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है हमारा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फिक्स है, मतलब इनकी वैल्यू तो आपको याद रखनी है। इसके लिए RQ का मान कितना है, 4 है। प्रोटीन के लिए अगर पूछता है तो उसका मान कितना है, 0.9 प्रोटीन के लिए। फैट्स के लिए कितना है, 0.7, ठीक है, ये याद रखना। मैलिक एसिड के लिए कितना है, 1.0, मैलिक एसिड के लिए पूछे तो 1.33, ठीक है। ये मैलिक एसिड के लिए है, ये प्रोटीन के लिए है, ये फैट्स के लिए है, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के लिए, और ग्लूकोज के लिए कितना है, 1, ठीक है। तो इस तरीके से RQ की वैल्यू आपको याद रखनी है। इसके बाद देखो कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल के बीच में कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, तो इनको तो आप खुद से भी करने की कोशिश करना कि क्या डिफरेंस हो सकते हैं। सबसे पहला डिफरेंस तो क्या होगा कि ग्लाइकोलाइसिस होगा कहाँ, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब साइकिल कहाँ हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब ये कैसा पथवे है, ये एक लाइनर पथवे, आपने देखा था कि इसमें 10 तरह के कंपाउंड बन रहे थे, है ना। तो ये लाइनर एक सीधी रेखा में हो रहा था ये पथवे, और ये साइक्लिक था, ठीक है। ये थोड़े से मतलब कॉमन बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। और इसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस है हमारा, वो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन होता है, जबकि क्रेब साइकिल जो होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ही होता है, ठीक है। इसके साथ साथ ये आगे भी 3-4 डिफरेंस और दे रखे हैं कि इसके अंदर क्या होता है, जो सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है हमारा, सिंगल ग्लूकोज का मॉलिक्यूल वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 पायरुवेट एसिड के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और क्रेब साइकिल के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पायरुवेट एसिड होता है वो कंप्लीट किस में टूट जाता है, CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। और इसमें जो ATP कंज्यूम होती है वो 2 ATP होती है, और इसमें किसी तरह की ATP कंज्यूम नहीं होती है, ठीक है। और साथ साथ जो नेट गेन होता है वो क्या क्या होता है, 2 ATP और 2 NADH का होता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, इनको अच्छी तरीके से देख लेना आप लोग। और इसी के साथ साथ ग्लाइकोलाइसिस को अब फर्मेंटेशन के साथ पूछ लिया कंपैरिजन करके, है ना, तो उसमें डिफरेंस आप लोगों को पता होने चाहिए। एरोबिक और एनारोबिक ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में
कंफर्म ही है, समझो कि आ ही सकता है, तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन को देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन को हम दूसरी भाषा में फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं ना। फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन O2 की अब्सेंस में हो रहा है ना। तो ये ग्लूकोज से भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के साथ भी पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं इसको करने से, है ना। तो इस चीज़ को आप कर लेना, और इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ यहाँ पर। और मैंने जो इसके पहले वीडियो डाले हैं उनको भी आप अच्छी तरीके से देखें, और फिर किसी तरह का कोई डाउट है तो उसको पूछें।